वेदिकेरा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संथाल जनजाति की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। और सच कहूं तो इन नोट्स में जो पहली बात सामने आती है वो है इस समुदाय का विशाल आकार। हम किसी छोटे मोटे समूह की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ये झारखंड की कुल जनजातीय आबादी का 35% से भी ज्यादा है। मतलब हर 3 में से 1 से ज्यादा। वाह! ये आंकड़ा ही अपने आप में कहानी कहता है। जब कोई समुदाय इतना बड़ा होता है तो उसकी संस्कृति, उसकी भाषा, उसकी राजनीति, हर चीज का वजन बढ़ जाता है। और इनका गढ़ है संथाल परगढ़ा, नाम से ही जाहिर है। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात यह भी है कि इन्हें पहले साउतार के नाम से जाना जाता था और ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड नस्ली समूह से आते हैं। ये शब्द सुनने में थोड़े भारी लगते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह का मतलब है कि वे भारत के सबसे प्राचीन निवासियों में से एक है। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प कड़ी उनकी भाषा से जुड़ती है। अच्छा। वे संथाली बोलते हैं, जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार का हिस्सा है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऑस्ट्रिक भाषाएं दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर भारत के पूर्वी हिस्सों तक फैली हुई हैं। इससे पता चलता है कि संथालों की जड़ें इतिहास और संस्कृति में कितनी गहरी और दूर तक फैली हुई हैं। ये उनकी प्राचीनता और उनके व्यापक ऐतिहासिक संबंधों का एक सबूत है। वाह! मतलब भाषा के एक सूत्र से हम उनके हजारों साल पुराने सफर का अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए अब उनके समाज के अंदर झांकते हैं। इन नोट्स बताते हैं कि उनका समाज बहुत ही व्यवस्थित है। 4 हड या वर्गों में बटा हुआ है: किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मरूडी। और ये सिर्फ नाम नहीं है, हर हड की एक तय भूमिका थी। किस्कू हड को राजा या शासक वर्ग माना गया। मुर्मू हड पुजारी थे जो धार्मिक अनुष्ठान करते थे। सोरेन हड सिपाही या रक्षक थे और मरूडी हड जो सबसे बड़ा वर्ग था वो किसान और कारीगर थे। ये सुनकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि ये प्राचीन वर्ण व्यवस्था जैसा है, लेकिन क्या इन दोनों की? बिल्कुल, ये सवाल आना लाजमी है। कई लोग ये तुलना करते हैं। हाँ, ये तुलना करना सही होगा, क्योंकि यहाँ राजा और सिपाही जैसे शब्द एक तरह के पदानुक्रम, एक हायरार्की का एहसास कराते हैं। क्या इससे समाज में असमानता पैदा नहीं होती होगी? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सतही तौर पर यह वर्ण व्यवस्था जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी आत्मा बिल्कुल अलग है। संथाल समाज का ये विभाजन जन्म आधारित श्रेष्ठता पर नहीं, बल्कि काम के बंटवारे, मतलब फंक्शनल डिवीजन पर आधारित था। अच्छा। ये एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी जो समुदाय को चलाने के लिए बनाई गई थी। हर वर्ग का अपना सम्मान था और अपनी जिम्मेदारी थी। इसे जाति व्यवस्था की तरह कठोर और भेदभावपूर्ण समझना एक बड़ी भूल होगी। अच्छा, तो ये समाज को चलाने का एक तरीका था। लेकिन यहाँ एक और परत है। इन 4 हट के अलावा समाज 12 गोत्रों में भी बटा है: हसदा, मुर्मू, किस्कू, हेम्ब्रम, सोरेन वगैरह। और सबसे हैरान करने वाला नियम यह है कि आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते। हाँ, ये तो थोड़ा अजीब लगता है। समुदाय को एकजुट रखने के लिए तो अपने ही लोगों में शादी होनी चाहिए, है ना? यही तो इस समाज की असली इंजीनियरिंग छिपी है। इसे सगोत्रीय विवाह निषेध या एक्सोगमी कहते हैं। इसका तर्क बहुत गहरा है। कैसे? सोचिए, जब आप अपने गोत्र में शादी नहीं कर सकते तो आपको मजबूरन दूसरे 11 गोत्रों में रिश्ते बनाने पड़ेंगे। ये नियम खून के रिश्तों को अलग अलग काम करने वाले समूहों यानी हड के पार ले जाता है। एक किस्कू परिवार का बेटा एक मरूडी परिवार की बेटी से शादी करेगा, एक सोरेन परिवार की बेटी एक मुर्मू परिवार में जाएगी। मतलब ये हड वाली व्यवस्था समाज को काम के आधार पर बांटती है और गोत्र वाली व्यवस्थाओं से शादी ब्याह के जरिए एक साथ गूंथ देती है, ताकि कोई भी वर्ग खुद में सिमटकर अलग थलग ना पड़ जाए। बिल्कुल सही पकड़ा। ये सामाजिक एकता बनाए रखने का एक शानदार तरीका है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पूरा समुदाय एक बड़े परिवार की तरह जुड़ा रहे। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सामाजिक डिजाइन है जो एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। विवाह की बात चलिए तो इस पर और बात करते हैं। सबसे आम शादी है किरिंग बापला, जो शायद माता पिता की रजामंदी से होती है। लेकिन इसके अलावा भी कई नाम हैं: किरिंग जवाई, इतुत, निर्बोलोक, सांगा, सेवा विवाह। इतनी तरह की शादियां क्यों? क्योंकि उनका समाज बहुत व्यवहारिक है। हर तरह की शादी एक अलग सामाजिक परिस्थिति का हल है। किरिंग बापला तो अरेंज मैरिज हो गई, जिसे सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। लेकिन मान लीजिए कोई लड़का गरीब है और वधू मूल्य, जिसे संथाली में पोन कहते हैं, नहीं चुका सकता,
तो क्या वो शादी नहीं करेगा? नहीं, उसके लिए कोई तो रास्ता होगा। बिल्कुल। और वही रास्ता है सेवा विवाह। इसमें लड़का अपने होने वाले ससुर के घर जाकर कुछ समय तक काम करता है और अपनी मेहनत और सेवा से पौन चुकाता है। ये समाज की संवेदनशीलता दिखाता है कि हर किसी को परिवार बसाने का एक सम्मानजनक मौका मिलना चाहिए। ये तो कमाल है। और सांगा विवाह का भी जिक्र है। सांगा विवाह विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता स्त्री के पुनर्विवाह को कहते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि उनका समाज कितना प्रगतिशील था। महिलाओं को दोबारा सम्मान के साथ जीवन शुरू करने का हक दिया गया था। और इन सबसे ऊपर एक बहुत जरूरी बात इन दस्तावेजों में साफ है, संथाल समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। ये उनकी सामाजिक समझदारी का बहुत बड़ा सबूत है। बिल्कुल। तो एक ऐसा समाज जिसकी अपनी व्यवस्था है, अपने नियम हैं, इसे चलाने के लिए, इन नियमों को लागू करने के लिए जरूर कोई प्रशासनिक ढांचा भी होगा। गांव के स्तर पर चीजें कैसे काम करती थी? हाँ, यहीं पर मांझी व्यवस्था सामने आती है। हर संथाल गांव का एक अपना प्रधान होता है जिसे मांझी कहते हैं। लेकिन वो कोई तानाशाह नहीं है। उसकी मदद के लिए भी कोई होता होगा? हाँ, एक पूरी परिषद होती है। जोग मांझी गांव के युवाओं के आचरण और नैतिकता पर नजर रखता है। शादी ब्याह के मामलों में उसकी भूमिका बहुत अहम होती है। पारानेक एक तरह से उपप्रधान होता है और गुड़ेत मांझी के संदेशों और फैसलों को गांव वालों तक पहुंचाने वाला संदेशवाहक होता है। मतलब एक पूरी तरह से काम करने वाली स्थानीय सरकार। हाँ। और ये लोग मिलते कहाँ थे? फैसले कहाँ लिए जाते थे? गांव के बीच में एक खास जगह होती है जिसे मांझी थान कहते हैं, अक्सर किसी बड़े पेड़ के नीचे। अच्छा। यहीं उनका संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट सब कुछ था। यहीं बैठकर गांव के जमीनी विवाद, पारिवारिक झगड़े, हर तरह के मसले सुलझाए जाते थे। ये दिखाता है कि वे बाहरी शासन पर कितने कम निर्भर थे। उनका अपना आत्मनिर्भर न्याय और प्रशासन का तंत्र था। और अगर कोई बड़ा अपराध हो जाए, कोई ऐसा काम जो पूरे समाज के खिलाफ हो, तब क्या सजा थी? इन नोट्स में एक शब्द बार बार आता है, बिटलाहा। इसे सबसे कठोर सजा बताया गया है। बिटलाहा सिर्फ सजा नहीं है, ये एक सामाजिक मृत्युदंड जैसा है। ओह। ये सजा यौन अपराधों या गोत्र के नियमों को तोड़ने जैसे गंभीर मामलों में दी जाती है। इसमें अपराधी को पूरे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। सोचकर देखिए, एक छोटे आपस में गुंथे हुए समुदाय में जहां आपका अस्तित्व ही दूसरों पर निर्भर है, वहां आपसे कोई बात नहीं करेगा, आपके साथ कोई खाएगा पिएगा नहीं, आपको गांव से निकाल दिया जाएगा। ये तो किसी भी शारीरिक दंड से ज्यादा भयानक सजा होगी। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव जो पूरे समुदाय के लिए एक मिसाल कायम करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनके लिए सामाजिक नियम और सामुदायिक सामंजस्य कितने ज्यादा मायने रखते थे। ये व्यवस्था उनके समाज को अंदर से मजबूत और अनुशासित रखती थी। चलिए, अब उनके रोजमर्रा के जीवन पर आते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था और आस्था पर। दस्तावेज कहते हैं कि संथाल मूल रूप से किसान हैं और बुनाई में माहिर हैं। हाँ, कृषि और जंगल ही उनके जीवन का आधार है। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव दिखता है। पहले वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी घुमंतू खेती करते थे। कुछ साल एक जगह खेती की, फिर जमीन को खाली छोड़कर आगे बढ़ गए। लेकिन बाद में वे स्थायी किसान बन गए। इस एक बदलाव ने तो उनकी पूरी दुनिया बदल दी होगी। बिल्कुल। घुमंतू जीवन से स्थायी जीवन की ओर बढ़ना एक क्रांतिकारी कदम था। इसका मतलब है गांव बसाना, एक ही जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करना, जमीन पर मालिकाना हक की भावना का आना, घर बनाना। इससे उनके जीवन में स्थिरता आई, जिसने उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को और गति दी। और व्यापार के लिए हाट का जिक्र है, यानी साप्ताहिक बाजार। हाट सिर्फ एक बाजार नहीं है, ये उनकी अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का केंद्र है। आसपास के गांव के लोग यहाँ अपनी फसल, सब्जियां, हाथ से बुने कपड़े बेचने आते हैं, जरूरत का सामान खरीदते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी, ये मिलने जुलने की जगह है। यहीं खबरें साझा होती हैं, रिश्ते तय होते हैं, दोस्ती होती हैं। हाट के बिना संथाल जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। अब आते हैं उनकी आस्था पर, जो मुझे लगता है उनके जीवन के हर पहलू से जुड़ी होगी। उनके सबसे बड़े देवता हैं सिंह बोंगा या ठाकुर। सिंह बोंगा का मतलब है सूर्य देवता। उन्हें ही सृष्टि का रचयिता माना जाता है। अच्छा। यहीं से आपको उनकी प्रकृति से निकटता का अंदाजा हो जाएगा। उनके दूसरे बड़े देवता हैं मारांग बुरु यानी पहाड़ देवता। सूरज, पहाड़, जंगल, नदी, यही उनके ईश्वर हैं।
उनके लिए प्रकृति कोई निर्जीव चीज नहीं, बल्कि एक जीवित दैवीय शक्ति है। और इन देवताओं की पूजा के लिए एक धार्मिक प्रधान भी होता है, जिसे नाइके कहते हैं। हाँ, जहाँ मांझी गांव का प्रशासनिक प्रमुख है, वहीं नाइके धार्मिक प्रमुख है। दोनों की भूमिकाएं बिल्कुल साफ हैं। नाइके गांव की तरफ से पूजा पाठ और बलि चढ़ाने जैसे अनुष्ठान करता है। और त्योहार? उनके त्योहार भी सीधे प्रकृति और खेती से जुड़े हैं। सोहराय फसल कटाई के बाद पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। बाहा या सरहुल फूलों का त्योहार है, जब साल के पेड़ों पर नए फूल खिलते हैं और नए साल का स्वागत होता है। ये त्योहार असल में प्रकृति का धन्यवाद करने का एक तरीका है। इन सब गहरी और प्रकृति से जुड़ी मान्यताओं के बीच नोट्स में जादू टोना और डायन प्रथा में विश्वास का भी जिक्र है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? इसे उनके विश्व दृष्टिकोण के हिस्से के तौर पर देखना होगा। कई पारंपरिक समाजों में अच्छी बुरी घटनाओं, बीमारियों और दुर्भाग्य को अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता है। यह उनकी मान्यताओं का एक अभिन्न अंग रहा है। हालांकि हमें ये भी मानना होगा कि आधुनिक समय में इसके, खासकर डायन प्रथा के, बहुत ही दुखद और नकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। यहाँ तक हमने उनके समाज, उनकी व्यवस्था को समझा, लेकिन कोई भी समुदाय सिर्फ अपनी आंतरिक व्यवस्था से नहीं चलता, बाहरी दुनिया से उसका टकराव भी होता है। इन नोट्स में 2 ऐसी घटनाओं का जिक्र है जिन्होंने संथाल पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली, 1855 का संथाल हूल। हूल का मतलब है विद्रोह, और ये कोई छोटा मोटा विद्रोह नहीं था। ये ब्रिटिश हुकूमत और उनके बनाए जमींदारों साहूकारों के बेरहम शोषण के खिलाफ एक महासंग्राम था। सिदो कान्हू का नाम मैंने सुना है। हाँ, सिधो, कान्हू, चांद और भैरम मुर्मू नाम के 4 भाइयों के नेतृत्व में हजारों संथालों ने अपनी जमीन, अपने जंगल और अपने सम्मान के लिए हथियार उठा लिए थे। उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वे अब अंग्रेजों का राज नहीं मानेंगे और अपना राज स्थापित करेंगे। एक आत्मनिर्भर समाज जो अपने नियमों से चलता था, उसे आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अंग्रेजों की नई लगान व्यवस्था और बाहरी महाजनों ने उनकी पूरी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस कर दिया था। उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं, उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर गुलाम बनाया जा रहा था। संथाल हूल उस शोषण के खिलाफ इज्जत और आज़ादी की लड़ाई थी। भले ही इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन इसने संथालों के अंदर संघर्ष की जो आग जलाई, वो आज तक उनकी पहचान का हिस्सा है। और संघर्ष का ये रूप 20वीं और 21वीं सदी में भी जारी रहा, लेकिन अब हथियार अलग थे। दूसरी बड़ी घटना जिसका जिक्र है वो है 2004 में संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाना। ये एक ऐतिहासिक जीत थी। ये 92वें संविधान संशोधन के जरिए हुआ। सालों के राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के बाद अपनी भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाना बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब क्या हुआ उनके लिए? इसका मतलब था कि अब संथाली में साहित्य रचा जाएगा, बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ने का मौका मिलेगा, सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल हो सकेगा। ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने और उसे बढ़ावा देने की लड़ाई में एक मील का पत्थर था। कह सकते हैं कि 1855 का हूल अपनी जमीन बचाने के लिए था और 2004 की ये जीत अपनी जबान बचाने के लिए थी। बिल्कुल। तो इन सभी जानकारियों को जब हम एक साथ रखते हैं तो संथाल समुदाय की क्या तस्वीर उभरती है? ये सिर्फ कुछ परंपराओं या रीति रिवाजों का संग्रह नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसने एक बेहद जटिल और प्रभावी सामाजिक व्यवस्था बनाई, जिसके पास अपनी आत्मनिर्भर न्याय और शासन प्रणाली थी, जिसकी आस्था प्रकृति की लय से बंधी हुई थी और जिसने बाहरी शोषण के खिलाफ अपनी पहचान और सम्मान के लिए एक लंबा और गौरवशाली संघर्ष किया है, चाहे वो जंगल में तीर कमान से हो या दिल्ली में संसद के गलियारों में। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। हाँ, हमने उनके पारंपरिक समाज को समझा, उसकी बनावट, उसकी ताकत को देखा, लेकिन आज का समय बदल गया है। संथाली भाषा को संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। शिक्षा, नौकरी और इंटरनेट ने इस समुदाय को बाहरी दुनिया से पहले से कहीं ज्यादा जोड़ दिया है। तो सवाल क्या है? तो सोचने वाली बात यह है कि आज के इस दौर में उनकी ये पारंपरिक संरचनाएं, जैसे मांझी व्यवस्था या हर्ड और गोत्र के नियम, किस तरह से बदल रहे हैं। क्या युवा पीढ़ी इन परंपराओं को उसी शिद्दत से मानती है, या फिर आधुनिकता और परंपरा के बीच एक नया संतुलन बन रहा है?
ये वो सवाल है जिसका जवाब भविष्य देगा। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। वैदिक एरा YouTube चैनल पर इस चर्चा को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।